हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम 125 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिसका ये अगला सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बराह मिहिर थे। बराह मिहिर क्या थे? तो ये एक ज्योतिषविद है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय में लगभग 2 लाख कृतियां हैं जो हमारे ऐतिहासिक वर्षों के मूक गवाह हैं। यह कितने वर्षों की कलाकृतियों को समाहित किए हुए हैं? तो ये 5000 वर्ष की कलाकृतियों को समाहित किए हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संग्रहालय को कलाकारों, अध्येताओं व कला प्रेमियों द्वारा समान रूप में समकालीन कला का मक्का समझा जाता है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय को। अगला प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो ये बनवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? तो ये नाम है इलाहाबाद का, जो कि वर्तमान में इसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्न से किस चित्र को भारतीय कला की मोनालिसा कहा जाता है? निम्न में से किस चित्र को भारतीय कला की मोनालिसा कहा जाता है? तो बनी ठनी को। अगला प्रश्न है, जैसलमेर की पटुआ की हवेली अपनी किस विशेषता के कारण प्रसिद्ध है? तो ये पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गीत वंदे मातरम मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? ये जो है बांग्ला भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, बुल फाइटिंग सांड यूथ किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये खेल है स्पेन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो मोहम्मद हनीफ उस्ताद। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कोटा से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो राणा कुंभा को। अगला प्रश्न है, मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो चटकीले रंगों का प्रयोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस शैली में जैन तीर्थंकरों के चित्र बनाए गए? तो जैन शैली में। अगला प्रश्न है, किलेरना की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में किया गया है? तो ये किया गया है अपभ्रंश शैली में। अगला प्रश्न है, किस शैली के चित्रों में गर्दन और उंगलियां लंबी बनाई गई हैं? तो ये बनाई गई हैं किशनगढ़ शैली में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शैली में ज्यामितीय चित्रों की अधिकता है? ज्यामितीय चित्रों की अधिकता किस शैली में है? तो अम्बर शैली में। अगला प्रश्न है, किस शैली के चित्रों में बैलगाड़ी टमटम जैसे जन सामान्य की सवारियों को भी चित्रित किया गया है? तो ये किया गया है कंपनी शैली में। अगला प्रश्न है, मधुबनी पेंटिंग में प्रयुक्त रंगों का चयन कैसे होता है? तो ये प्राकृतिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय मधुबनी पेंटिंग का नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या है? तांत्रिक, रामकृष्ण, बुद्ध या फिर काली। तो इसमें से बुद्ध जो है मधुबनी पेंटिंग का विषय नहीं है। अगला प्रश्न है, किसके काल में पोथी चित्र में भीड़ भाड़ के चित्र बने? किसके काल में पोथी चित्र में भीड़ भाड़ के चित्र बने?
तो ये बने हैं अकबर के काल में। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? तो ये की है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ निर्मित है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ निर्मित है? तो नांदेड़ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में निर्माताओं का राजकुमार कहलाता था? तो ये शाहजहां कहलाता था। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? ये है हुमायूंनामा। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत केवल मनुष्य मात्र को ही प्रभावित नहीं करता है या पशुओं तक को मंत्रमुग्ध कर देता है, यह कथन किसका है? ये कथन है अमीर खुसरो का। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता ताजमहल के स्थापत्य की नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? दोहरी गुंबद, पितृ डुमरा, श्वेत संगमरमर या फिर चार बाग योजना। तो चार बाग योजना जो है वो ताजमहल के स्थापत्य की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार कौन है? तो इसमें से निहाल चंद जो है वो किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में पहाड़ी चित्रकला का आरंभ बिंदु क्या रहा है? तो बसोली शैली। अगला प्रश्न है, मेहराबता मुख्य द्वार के दोनों और अलंकारिक मीनारों का निर्माण किस शैली की विशेषता है? तो ये गुजरात शैली की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन स्थलों पर हर 12वें वर्ष कुंभ मेला आयोजित होता है? तो ये होता है प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। अगला प्रश्न है, नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? तो ये भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ एथेंस किसकी प्रमुख भित्ति चित्र है? ये जो है माइकल एंजेलो की भित्ति चित्र है। अगला प्रश्न है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह क्या है? तो यह है चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, चूल काल में निर्मित पटराज की प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः किस प्रकार की है? तो चतुर्भुजी प्रकार की। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की गुफाओं में कौन सी गुफा सर्वाधिक अलंकृत है? रानी की गुफा जो है वो अलंकृत है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के मंदिरों में किस प्रकार के चित्र चित्रित किए गए हैं? तो कृष्ण लीला के चित्र। अगला प्रश्न है, ऋतु वर्मा किस संगीत से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है परवानी गायन से। अगला प्रश्न है, विद्वानों द्वारा स्तूपों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो स्तूपों के 4 प्रकार बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कब और कहाँ की गुफा में आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्रों की खोज की गई? तो 1871 में अल्तामीरा में। अगला प्रश्न है, आदम कला को और किस नाम से जाना जाता है? आदम कला को और किस नाम से जाना जाता है? तो पाषाण कला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बारहसिंगा, सूकर, अश्व आदि जानवरों के चित्र किस गुफा में चित्रित किए गए हैं? ये किए गए हैं बाघ गुफा में। अगला प्रश्न है, अल्तामीरा में मिला वन्य भैंसे का चित्र अपनी किस विशेषता के लिए विख्यात है? तो ये सजीवता के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, लाड्रोन और उत्तरी गुफाओं में आदिम मानव कृति कैसी रेखा मिलती है? तो असंयमित रेखा मिलती है। अगला प्रश्न है, आदिम मानव के चित्रों के विकास को कितने स्तरों में बांटा गया है? तो 3 स्तरों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, आदि मानव द्वारा चित्रित ऐसे चित्र जिससे केवल कोयले की काली रेखाओं से खींचकर उसमें एक ही रंग भरा जाता है, वह कौन सा स्तर था? तो द्वितीय स्तर था। अगला प्रश्न है, दूसरे स्तर में जबकि रेखांकन प्रक्रिया में रंगों का प्रयोग कर साधारण दृश्य प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है, ऐसे चित्रों में कितने रंगों का प्रयोग है? तो 2 रंगों का प्रयोग है। अगला प्रश्न है,
मारेला लाबुकिला में किस प्रकार का दृश्य दर्शाया गया है? तो कई धनुषधारियों का युद्ध का दृश्य दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, मारेला लाबुविला में प्राप्त हुए धनुषधारियों का युद्ध किसका प्रमाण माना जाता है? तो ये प्रमाण जो है जातीय संघर्ष का माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनकी कला को आदिम कला के समकक्ष माना गया है? आदिम कला के समकक्ष किसको माना गया है? तो राजस्थानी भीलों को। अगला प्रश्न है, अल्तामिरा के बाग प्राप्त चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं लास्को गुफा में। अगला प्रश्न है, प्राग कला सबसे अधिक कहाँ जीवित रही? तो ये जीवित रही है अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राग चित्रों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो ये हुई है मिर्जापुर लुकनिया से। अगला प्रश्न है, प्राग चित्रों का पता कब चला? तो पूर्व पाषाण काल में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पूर्व पाषाण काल का समय क्या है? तो ये समय है 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल की अवधि कौन सी है? तो 10,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राप्त शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे है? तो जा पापबर्न को। अगला प्रश्न है, पापबर्न को 14 मार्च 1883 में किस गुफा में सांभर के चित्र प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त में है हरनी हिरन में। अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी के मिर्जापुर के गजेटियर में किस नदी की घाटी की चित्रित गुफाओं को सर्वप्रथम मानव निवास बताया गया है? तो सोन नदी घाटी की गुफाओं को। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल के चित्रों का प्रमुख स्थल कौन सा है जहां सोन नदी के किनारे अधिकतर चित्रित गुफाएं मिली हैं? तो मिर्जापुर। अगला प्रश्न है, कहाँ की पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा चित्र मिले हैं? तो कैमूर की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है, जामती या अमूर्त कला का विकास कब हुआ? जामती या अमूर्त कला का विकास कब हुआ? तो नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, पत्थर के औजारों का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है पाषाण काल से। अगला प्रश्न है, प्राचीन मिस्र की कला मूलतः कैसी है? तो ये आमदेष्टि कला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विश्व प्रसिद्ध कृति का निर्माण फिरौनों द्वारा किया गया? फिरौनों द्वारा किस विश्व प्रसिद्ध कृति का निर्माण किया गया है? तो मिस्र का पिरामिड। अगला प्रश्न है, मृतकों के लिए प्रयुक्त सामग्री मकबरे, मुखौटे, मतपेटियों आदि का निर्माण कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था मिस्र में। अगला प्रश्न है, मिस्र के कलाकारों द्वारा बनाए गए भाव विहीन चित्रों को देखकर किस प्रकार की संभावना व्यक्त की जाती है? तो इनको देखकर मृत व्यक्तियों को देखकर व्यक्ति चित्र बनाने की परंपरा की संभावना व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, मिस्र के किस काल में बनाए गए चेहरों में सजीवता का भाव एवं केश प्रधान की स्पष्ट झलक है? तो ये होयम काल में। अगला प्रश्न है, मिस्र में शुरू के पिरामिड काल में राजाओं की किस प्रकार की बनी पोर्ट्रेट मूर्ति को स्मारक के अंदर छुपा दिया जाता था? तो ये ग्रेनाइट पोर्ट्रेट मूर्ति को। अगला प्रश्न है, मिस्र में ग्रेनाइट की पोर्ट्रेट मूर्ति को स्मारक के साथ छुपाने के पीछे कौन सी मान्यता थी? तो उस पोर्ट्रेट मूर्ति के माध्यम से मृतक सदैव जिंदा रह सकता है, ये मान्यता थी। अगला प्रश्न है, राफेल ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? तो इन्होंने पेरुजीनी से शिक्षा प्राप्त की। अगला प्रश्न है, 1580 से 1950 ईस्वी पूर्व, जिसे थोवियम काल भी कहा जाता है, में
किनका बहिष्कार होने लगा और उसकी जगह देवताओं एवं समाधियों की परंपरा आरंभ हुई? तो पिरामिडों का। अगला प्रश्न है, अमरनाथ कला की विश्व प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कृति क्या है? तो ये है नेफरदीति की मूर्ति। अगला प्रश्न है, मृतकों का स्थान के रूप में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, चारों तरफ से बरामदों से घिरा विशाल स्नानागार तानघर किस स्थान का महत्वपूर्ण वास्तुकला का नमूना है? तो ये नमूना है मोहनजोदड़ो का। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त युवा नर्तकी की प्रतिमा किस धातु की बनी है? तो ये बनी है कांसे की। अगला प्रश्न है, दाढ़ी वाला ध्यानी मानव किस काल की मूर्तिकला का उत्कृष्ट नमूना है? तो ये सिंधुकालीन कला का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा, धान्यागार, नारी की मूर्तियों, खिलौने आदि किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। अगला प्रश्न है, सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में किनका प्रयोग किया गया है? तो पक्की ईंट का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, पत्थरों का प्रयोग किस काल के भवनों में नहीं किया गया है? ऑप्शंस क्या क्या है? वैदिक काल के भवनों में, उत्तर वैदिक काल के भवनों में, सिंधुकालीन भवनों में या फिर गुप्तकालीन भवनों में। तो पत्थर का प्रयोग जो है सिंधुकालीन भवनों में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी से प्राप्त मूर्तियों में बहुतायत संख्या में नारी की मूर्तियां मिली हैं। तो ये जो है चेहरे पर कुरूपता का भाव लिए मिली हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम 1875 में कौन हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाया? तो सर कनिंघम में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के खंडहर एवं टीलों को कनिंघम महोदय ने कितने भागों में वर्गीकृत किया है? इन्होंने 7 भागों में वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दयाराम साहनी ने किस वर्ष में हड़प्पा की खोज की है? तो दयाराम साहनी ने 1922 में हड़प्पा की खोज की है। अगला प्रश्न है, 1928 और 1933 में माधु स्वरूप वत्स में हड़प्पा का उत्खनन कर 2 टीलों की खोज की, जिन्हें उन्होंने क्या नाम दिया? तो टीला जी और टीला एच। अगला प्रश्न है, उरुक में स्थित आकाशीय आवास का अहाता और अनुजिगुरत किस कला के प्राचीनतम पूजा स्थल के अवशेष हैं? तो ये मेसोपोटामिया की कला के अवशेष हैं। अगला प्रश्न है, उरुक से प्राप्त कौन सी मूर्ति मेसोपोटामिया कला की प्रथम उपलब्ध प्राचीन मूर्ति है? तो एक मानव धड़। अगला प्रश्न है, नवदा टोली का उत्खनन किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था HD सांकलिया ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता के किस काल में मूर्तिकला चरमोत्कर्ष तक पहुंची, जिसकी मूर्तियों में यथार्थवाद और भाव प्रदर्शन उच्च कोटि के हैं? तो अकद काल के। अगला प्रश्न है, नववीली काल की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि कौन सी है? तो हैंगिंग गार्डन। अगला प्रश्न है, किस देश की कला का स्वभाव प्रारंभ में ज्यामितीय था, जिसका प्रमुख केंद्र एथेंस था? तो ये यूनानी कला का। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये मथुरा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, मथुरा शिल्प में प्रयुक्त पत्थर किस रंग का था, जिसे रूपवास और सिकरी के खाना से लाया जाता था? तो मजीठिया रंग का। अगला प्रश्न है,
मथुरा के शिल्पियों ने प्रथम बार किसको मानव के रूप में प्रदर्शित किया? तो इन्होंने बुद्ध को मानव के रूप में प्रथम बार प्रदर्शित किया। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन जैन प्रतिमाएं और स्तूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मथुरा से। अगला प्रश्न है, कहाँ की वेदिका पर पशुओं की आकृतियों के आंतरिक मांगलिक चिन्ह भी उत्कीर्ण है? तो मथुरा की वेदियों पर। अगला प्रश्न है, मथुरा की वेदिका स्वरूप को कमलों की बड़ी माला से सजाया गया है, जिसे जालगिनी माला की संज्ञा दी गई है। वह माला कितने फूलों से गुथी जाती थी? तो ये 1,000 फूलों से गुथी जाती थी। अगला प्रश्न है, कहाँ के स्तूप का अंड भाग अधिक ऊंचा और लंबोदरा हो गया था? तो मथुरा के स्तूप का। अगला प्रश्न है, मथुरा कला में किसकी मूर्ति सिंहासनासीन और बड़ी आकृति की है? तो गौतम बुद्ध की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बुद्ध की खड़ी मूर्तियों के पैरों के नीचे किसकी आकृति पाई जाती है? तो सिंह की आकृति। अगला प्रश्न है, राय बहादुर राधा कृष्णन को माटग्राम के देवकुल से किसकी मूर्ति मिली थी? तो इन्हें कनिष्क के मस्तिष्क विहीन मूर्ति मिली थी। कनिष्क की मस्तिष्कहीन मूर्ति। अगला प्रश्न है, किस स्थान से आधे दर्जन मस्तक मिले हैं जिस पर तिगरा खिंदा शकों का नुकीला टोप या चपटे सिर वाली कुल्फी नुमा टोपी है, जिसके बाहरी और ऊन के झुग्गे निर्मित हैं? तो ये मथुरा से मिले हैं। अगला प्रश्न है, मथुरा कला की मूर्तियों का निर्माण किस प्रकार के पत्थर से किया गया? तो ये किया गया है सफेद चित्ती वाले लाल रवादार पत्थर से। अगला प्रश्न है, गांधार शैली का काल क्या है? तो इसका काल 100 AD से 300 AD तक। अगला प्रश्न है, गांधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? गांधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ है कुषाण काल में। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के इतिहास में गांधार कला के तिथिक्रम विषय और शैली को बहुत महत्व है, इसका प्रमाण क्या है? तो इस कला में 4 मूर्तियों पर वर्ष अंकित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस शास्त्र की दृष्टि से गांधार कला की विशेषताएं हैं? बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां, जातक कथाएं, यूनानी देव देवी और गाथाओं के दृश्य। तो प्रतिमा शास्त्र की दृष्टि से, किस शास्त्र की दृष्टि से गांधार कला की बुद्ध और बोधिसत्व मूर्तियां, जातक कथाएं, यूनानी देवी देवताएं और गाथाओं के दृश्य, ये इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी मूर्ति, साधन रत्न नारी, शुक्र की डागत नारी की मूर्तियां किस शैली की प्रमुख मूर्तियां हैं? तो ये मथुरा शैली की। अगला प्रश्न है, एथीना या रोमा देवी की मूर्तिकला शैली का सुंदर नमूना है? तो गांधार। एथीना या रोमा देवी किस मूर्ति शैली किसका सुंदर नमूना है? तो गांधार शैली का। 21। अगला प्रश्न है, एथीना या रोमा देवी की मूर्ति कहाँ संग्रहित है? तो ये संग्रहित है लाहौर संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार का। अगला प्रश्न है, तक्षशिला में गांधार शैली की हजारों मूर्तियां किस रंग के परतदार पत्थर की बनाई गई हैं? तो ये स्लेटी रंग की बनाई गई हैं। अगला प्रश्न है, खीर, सिरकप और सिरमुख तक्षशिला में कला के 3 स्थान हैं। अगला प्रश्न है, गांधार कला में किस रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है?
गांधार कला में किस रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है? तो भूरा, लाल, काला और स्लेटी। अगला प्रश्न है, गांधार शैली के बुद्ध जन्म की मूर्ति विशेष रूप से विख्यात है या किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो ये पटना संग्रहालय में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, बमियान से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति पर किस शैली का स्पष्ट प्रभाव है? तो अजंता शैली। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा और सारनाथ किस काल के प्रमुख मूर्तिकला के केंद्र थे? तो ये गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख है। अगला प्रश्न है, बंगाल के पाल वंशीय शासकों ने मूर्तियों के निर्माण में काले पत्थर का प्रयोग किया, यह किस काल की कला थी? तो ये जो है राजपूतानी कला थी, राजपूत काल की। अगला प्रश्न है, भरत के स्तूप की खोज किसने की? तो ये खोज कनिंघम ने की है 1873 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भरत किस स्थिति में है? वर्तमान में भरत किस स्थिति में है? तो ये पूर्णतया नष्ट हो गया है। अगला प्रश्न है, कहाँ की मूर्तियां चिपटे डॉल की हैं जिन पर लोक कला का समावेश अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो भरत। अगला प्रश्न है, भरत की लोक कला प्राय किस काल की सभी मूर्तियों में विद्यमान है? तो शुंग काल की। अगला प्रश्न है, सांची में 3 स्तूप हैं, इनके आकार कैसे हैं? इनके आकार 2 छोटे हैं और एक बड़ा है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किस स्तूप के प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई 28 फुट 5 इंच है? तो धम्मे स्तूप। चलिए, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।